दोस्तों आज से हमारा एक नया लेक्चर हम लोग का स्टार्ट हो गया। हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। हिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है दोस्तों, हम लोग का ये जो पार्ट 2 हो गया है, हड़प्पा सभ्यता का जितना भी क्वेश्चन है आज हम देखने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है आज जो हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि मानव मानव सबसे पहले किस धातु का से अवगत हुआ था। मतलब कहने का मतलब है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो किस धातु का मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर बी, तांबा धातु का जो है, तांबा धातु का मानव ने जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव ने सबसे पहले कौन से अनाज को उगाया था। मानव ने जो है सबसे पहले कौन से अनाज को जो है उगाया था। तो मानव ने सबसे पहले दोस्तों अनाज जो जौ जो था, जौ जो काले रंग का होता है, जौ जौ अनाज को जो है मानव ने सबसे पहले उगाया था। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से काल को धातु काल भी कहा जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कल लिखा गया है, काल होगा यहाँ पे। कौन से काल को धातु काल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका नव पाषाण काल, पूरा पाषाण, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, अर्ध ऐतिहासिक काल या इनमें से सभी। तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कौन से काल को धातु काल कहा जाता है। तो धातु काल दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक काल को, किसे, अर्ध ऐतिहासिक काल को जो है धातु काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से काल से मानव धातु का प्रयोग करना चालू कर दिया था। कौन से काल से मानव जो है, कौन से काल से मानव धातु का प्रयोग चालू कर दिया था। तो अर्ध ऐतिहासिक काल से। कौन से काल से। तो अर्ध ऐतिहासिक काल से जो है मानव जो है धातु का प्रयोग करना जो है चालू कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, उसके बाद कौन से धातु का प्रयोग किया, उसके बाद कौन से धातु का प्रयोग किया। देखिए क्वेश्चन दिया है सबसे पहले मानव ने कौन से धातु का प्रयोग किया। तो तांबा धातु का जो है सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग है। कौन से धातु। तो तांबा धातु का मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद कंस धातु नाम, कंस धातु जो उसके बाद मानव ने प्रयोग किया। और उसके बाद दोस्तों लोहा धातु, लोहा नामक धातु का प्रयोग किया। तो पूछा गया है सबसे पहले मानव ने कौन से धातु का प्रयोग किया। अगर पूछा जाएगा आप लोगों की सबसे पहले मानव ने कौन से धातु का प्रयोग किया, तो सबसे पहले मानव ने जो है कौन से धातु का प्रयोग किया था। तो तांबा का जो है प्रयोग किया था। उसके बाद कांस्य धातु का जो है प्रयोग किया था। उसके बाद लोहे का जो है प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कालखंड है जिसमें मानव तांबा और पत्थर दोनों उपकरण बनाता है, उस कालखंड को क्या कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्या है दोस्तों कि कौन सा कालखंड है जिसमें मानव तांबा और पत्थर दोनों उपकरण बनाता है और उस कालखंड को क्या कहा जाता है। तो मानव जो है कौन सा काल को जो है पत्थर, मतलब जो है कौन से काल में मानव जो है पत्थर भी बनाता है और पत्थर के उपकरण भी और तांबे के उपकरण बनाता है। तो उसे दोस्तों त्राम पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, त्राम पाषाण काल भी जो उसे उस काल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ताम पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो ताम पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से संस्कृति का जो है अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के संस्कृति हैं। कौन सा संस्कृति है दोस्तों। तो यहाँ पे राजस्थान का आहार संस्कृति, कौन सा, राजस्थान का जो है आहार संस्कृति है। चलिए राजस्थान का आहार संस्कृति है। उसके बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश का मालवा और कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश का मालवा और कायथा संस्कृति है। उसके बाद महाराष्ट्र का जोड़वे संस्कृति है। कौन सा, महाराष्ट्र का जोड़वे संस्कृति है। इसके बारे में अध्ययन जो हम त्राम पाषाण काल के अंतर्गत जो है इस 3-4 संस्कृति के बारे में अध्ययन जो हम लोग करते हैं। एक राजस्थान का आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश का मालवा और कायथक संस्कृति और महाराष्ट्र का जोड़वे संस्कृति के अध्ययन इस इन चारों के बारे में जो त्राम पाषाण काल के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है
तांबा और टीन धातु से मिलकर कौन सा धातु बनता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तांबा। क्या कहता है, इसका कांस्य धातु बनता है। कौन सा कांस्य धातु जो है बनाया जाता है? तांबा और टीन से मिलाकर कौन सा धातु बनाया जाता है पूछेगा। तो तांबा तांबा और टीन से मिलकर कौन सा धातु मिलता है, तो कौन सा धातु बनता है? तो कांस्य धातु जो है बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है? कौन से सभ्यता को कंस्य युगीन या कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्राम संस्कृति किस प्रकार की सभ्यता थी? त्राम संस्कृति किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये जो है त्राम संस्कृति जो थी दोस्तों, ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। किस प्रकार की थी? ये एक जो है ग्रामीण संस्कृति थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंस्य सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कंस्य सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है, कंस्युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्राम संस्कृति का विनाश का कारण क्या बना था? त्राम संस्कृति का जो विनाश का जो हुआ था, उसका कारण क्या था? तो इसका जो कारण था दोस्तों, वर्षा नहीं होना और सूखा पड़ जाना। वर्षा नहीं होना और सूखा पड़ जाना त्राम संस्कृति का विनाश का एक प्रमुख कारण बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश का होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश का होने का जो कई कारण माने जाते हैं, लेकिन एक जो प्रमुख कारण है दोस्तों, एक प्रमुख कारण जो है माना जाता है, वर्षा अत्यधिक जो है, अत्यधिक बाढ़ आ जाना। अत्यधिक बाढ़ आ जाना दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एक मूल कारण जो है विनाश का माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे का उपकरण बनाया जाने लगा था, लगाया जाने लगा, तब उसे कौन से संस्कृति के नाम से जानते थे? मतलब जब लोहे का उपकरण बनाया जाने लगा, तब उससे कौन से संस्कृति के नाम से जो है जानते थे? तो उसे दोस्तों लौह युगीन संस्कृति के नाम से, किस नाम से? लौह युगीन संस्कृति के नाम से जो उसे जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लौह युगीन संस्कृति के अंतर्गत हम कौन से सभ्यता या संस्कृति को पढ़ते हैं? तो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति को जो हम जो लौह युगीन संस्कृति के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता में हम दोस्तों लौह युगीन संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? तो आपको पता होगा, इससे पहले भी आपको मैंने बताया था, वैदिक सभ्यता का कालखंड जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है वैदिक सभ्यता का जो है कालखंड माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव ने कितने ईस्वी पूर्व लोहे का जो है प्रयोग चालू कर दिया था? मानव ने जो है दोस्तों कितने ईस्वी पूर्व जो लोहे का जो है प्रयोग चालू कर दिया था? लोहे का जो प्रयोग दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व पहले मानव ने जो है लोहे का प्रयोग चालू कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख संस्कृति कौन सी है जो इसे निम्न तरीके से लिखे? प्रमुख संस्कृति के बारे में पूछा गया है। तो पहला दोस्तों पाषाण काल आया था। कौन सा काल? तो पाषाण काल, उसके बाद त्राम पाषाण काल, उसके बाद कंस्य युगीन काल, उसके बाद लौह युगीन काल आया था। ये जो प्रमुख संस्कृति है दोस्तों इस प्रकार से निम्नलिखित है। पहला पाषाण काल, उसके बाद त्रापसान काल, कंस्य युगीन काल, उसके बाद लौह युगीन काल आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सभ्यता कौन सी थी? भारत की जो है पहली सभ्यता कौन सी थी दोस्तों? प्राचीन सभ्यता भारत की कौन सी थी, या भारत की पहली सभ्यता कौन सी थी अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता जो थी भारत की पहली और प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? भारत के ऊपर जो है सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 300, आंसर सी हो जाएगा। 326 ईस्वी पूर्व में जो है भारत के ऊपर जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों खोज हुआ था 1921 ईस्वी में जो है हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में जो हुआ था, आंसर भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नोट यहाँ पे आ गया दोस्तों। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी नोट मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे एक नोट है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसके सहायक नदी आसपास हुआ था। मतलब पूछा गया है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता
क्यों कहा जाता है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के आसपास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था दोस्तों? पाकिस्तान में, भारत में और अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में कहाँ कहाँ और कौन से राज्य में हुआ था? देखिए अब हड़प्पा सभ्यता का विकास और भारत में कौन कौन से राज्य में हुआ था पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में और फिर मध्य प्रदेश में जो है यह आपका हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दोनों सभ्यता दोस्तों, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी बड़ी सभ्यता है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सभ्यता पूछा गया है दोस्तों। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा है। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल कितना है पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ है। कितना में? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 8,000 वर्ग किलोमीटर में जो है पाकिस्तान में जो है फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अ, हड़प्पा सभ्यता किस आकृति में बनी हुई है? हड़प्पा सभ्यता जो ये किस आकृति में बनी हुई है? इसका आंसर ए सही हो जाएगा। त्रिभुजाकार में जो है ये हड़प्पा सभ्यता जो है बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन कौन से दिशा में हुआ? मतलब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है कौन कौन से दिशा में हुआ था? तो उत्तर से लेके पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दिशा में दोस्तों, उत्तर और पश्चिम दिशा में जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितना फैला हुआ है? तो उत्तर से दक्षिण में दोस्तों कितना है? तो 1100 किलोमीटर है। 1100 किलोमीटर है। 1100 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर है। और पूछेगा कि पूरब से पश्चिम में कितना है? तो पूरब से पश्चिम में दोस्तों 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण, भारत का क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण भारत का क्षेत्रफल पूछा गया तो 32,214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण है भारत का क्षेत्रफल। वही पूछेगा भारत का क्षेत्रफल जो है पूरब से पश्चिम कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है, पूरब से जो है पश्चिम है। और उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी के तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो मिस्र की सभ्यता दोस्तों नील नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फारत नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडवा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुल्तानकोट तक जो है फैला हुआ है। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल या चौहद्दी जो है कि कितना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों उत्तर में जो मांडवा में से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक और पूरब में दोस्तों आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुल्तानकोट तक जो है ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। क्वेश्चन है कि दोस्तों मांडवा मांडवा कहाँ स्थित है? तो मांडवा दोस्तों ये उत्तर में है। तो ये कहाँ पे है स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर जो है ये मांडवा स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो दैमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर जो है दैमाबाद स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आज होता है दोस्तों कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर जो ये कहाँ पे स्थित है? तो आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के
हिंडन नदी के तट पर जो है आलमगीरपुर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुतकानडोर कहाँ स्थित है? सुतकानडोर कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दशक नदी के किनारे पर जो है ये सुतकानडोर स्थित है। और सुतकानडोर कौन सा दिशा है दोस्तों? पश्चिम दिशा में जो है सुतकानडोर है। चलिए, यहाँ पे एक नोट आ गया है दोस्तों कि मांडवा जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और सुतकानडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दशक नदी के तट पर स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में बड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में कौन सी धातु प्राप्त हुई है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था, हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ था, तो उसमें बड़ी मात्रा में कौन सा धातु मिला? तो सोने का मिला कि कांस्य का मिला, लोहे का मिला या चांदी का मिला? तो आंसर बी हो जाएगा, कांस्य धातु। कांस्य धातु जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो है सबसे ज्यादा मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कंस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने आपको आगे पढ़ाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नोट आ गया फिर से। 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मेंस के द्वारा किया गया, लेकिन वह पूर्णतः प्रकाश में नहीं ला पाए। आगे चलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल को निर्देशित दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता को पुनः प्रकाश में लाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को खोज किया गया था, लेकिन वो पूर्णतः नहीं खोज पाए थे। तो आगे चलकर जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो सर्वेक्षण के विभाग के सर जॉन मार्शल थे, 1921 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर बने थे। उन्होंने दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी को जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है पुनः प्रकाश में लाने का जो है कार्य सौंपा था। और उन्होंने दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता को पुनः प्रकाश में लाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले स्थल की खोज, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और इसलिए इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा स्थल की खोज जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा स्थल की खोज जो तो 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो हड़प्पा स्थल की खोज किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो पंजाब के रावी नदी के तट पर जो ये स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने स्थल की खोज की गई थी? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने स्थल की खोज की गई थी? तो 2800 स्थल। कितने स्थल? तो 2800 स्थल जो थे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो खोजा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत 2800 स्थल की जो खोज की गई थी उसमें प्रमुख कितने थे? तो प्रमुख जो 2800 में से प्रमुख कितना था? तो 6 जो थे, छह प्रमुख स्थल थे। चलिए, इसमें से 3 दोस्तों भारत में है और 3 जो है पाकिस्तान में है। 3 भारत में है और 3 पाकिस्तान में है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन मार्शल को जो है इसे नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन मार्शल को जो है नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों सर्वप्रथम जो है आपको हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में स्थित मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज कब और किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है दोस्तों पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। कहाँ पे? आंसर बी सही हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है दोस्तों ये आपका मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो पूछा जाएगा हड़प्पाई स्थल तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस हड़प्पाई स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का जो है टीला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा मानव का कंकाल हड़प्पा सभ्यता के कौन से कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे ज्यादा मानव का कंकाल हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा मानव का कंकाल जो है ये मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मानव के कंकाल से कितने प्रजाति के बारे में पता चला है? मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से मानव के कंकाल मिले हैं उससे कितने मानव जाति के बारे में पता चला है? तो 4 प्रजाति के बारे में पता चला है। कितने? तो 4 प्रजाति के बारे में। कौन कौन सा है वो? तो भूमध्य प्रजाति, अल्पलाइन प्रजाति, मंगोलाइट प्रजाति और प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकाल से प्राप्त जो है 4 प्रजाति के बारे में पता चला है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्रजाति के लोगों का कंकाल सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ था? कौन से प्रजाति के जो लोग थे मतलब कौन से प्रजाति के जो लोग थे सबसे ज्यादा कंकाल प्राप्त हुए थे? तो भूमध्य सागर लोगों का जो है सबसे ज्यादा जो है आपका कंकाल प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस प्रकार की सभ्यता है? दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है एक शहरी सभ्यता है। किस प्रकार की? एक शहरी सभ्यता बोल सकते हैं, इसे एक नगरीय सभ्यता भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगाइए गाइस, इसको जो है दोनों से बोल सकते हैं। चल अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की जो थी सबसे प्रमुख विशेषता के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन प्रणाली और जल निकास प्रणाली जो थी हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नगर नियोजन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली जो थी हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते थे? सड़क जो थे एक दूसरे को कितने डिग्री पर? तो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जो है इस तरह से जो है सड़क जाते थे और सड़क जो है 90 डिग्री पे जो है एक दूसरे को जो है काटती थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में घर का निर्माण किस प्रकार के ईंट से हुआ है? तो पक्की ईंट से जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है घर का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में ईंट का आकार क्या है? हड़प्पा सभ्यता में जो है ईंट का जो है आकार कितना है? तो 3:2:1 जो है हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट का आकार होता है। तो मतलब 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर मोटा जो है ईंट का आकार जो है हड़प्पा सभ्यता में होता था। अगला क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पाई स्थल जिसका दरवाजा मुख्य सड़क के किनारे खुलता था? कौन सा हड़प्पाई स्थल था जिसका दरवाजा मुख्य सड़क के किनारे जो है खुलता था? तो मुख्य सड़क के किनारे जो था कौन सा हड़प्पा स्थल था? तो मुख्य सड़क के किनारे जो खुलता था उसका नाम था लोथल। कौन सा? लोथल था। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य कार्य यहाँ पे पूछा गया। तो मुख्य कार्य दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कृषि करना और व्यापार करना जो उन लोगों का हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता था, कृषि करना और व्यापार करना। चलिए यहाँ पे एक नोट आ गया है, नोट हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे सभ्यता बड़ी विशेषता नगर नियोजन प्रणाली है। इसका अर्थ यह है कि इस सभ्यता में नगर काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसे हुए थे। नगर में सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटता था। सड़क का निर्माण इस प्रकार हुआ था कि हवा के चलने पर गंदगी सड़क के किनारे लग जाया करता था और सड़क के किनारे भवन सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का एक नया नोट आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर घर में एक रसोई घर,
एक स्नानागार, एक आंगन। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर घर में जो एक आंगन भी होते थे, एक रसोई घर होते थे, एक स्नानागार होते थे। साथ ही अधिकतर घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले, जहां से हड़प्पा वासी जो है पानी पीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला एक और नोट आ गया है। हड़प्पा सभ्यता में सड़क के किनारे नाला होता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में सड़क के किनारे जो नाला होता था, उसके ऊपर जो है उसके जो ऊपर से ढका हुआ था। साथ नालों में जो है जगह जगह पर चेम्बर लगाए हुए थे। क्या लगाए हुए थे? चेम्बर लगा हुआ था, जिससे जो कचरा फंसे नहीं। और घर का नाला सड़क किनारे स्थित मुख्य नाले से जुड़ा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता में घरों का दरवाजा मुख्य रूप से किस ओर खुलता था? सुरक्षा की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता में घरों का दरवाजा मुख्य रूप से किस ओर जो है खुलता था? तो वो आपका जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये घर का दरवाजा मुख्य सड़क और ना खुलकर गली और पीछे की ओर जो है खुलता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों की अपवाद स्वरूप हड़प्पाई स्थल लोथल के घर के दरवाजे जो थे ये सड़क की किस ओर खुलता था? सड़क की ओर खुला होता था। मतलब तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने आज क्वेश्चन 52 क्वेश्चन तक जो हम लोगों ने देख लिया है। आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। जय हिंद और धन्यवाद।